सर। चलो, तो स्क्रीन दिख रहा है सबको? तो यस सर। टुडे वी आर स्टार्टिंग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में को मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। सिंपल डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, इस नेचर के स्टडी को और या उसकी लॉ के स्टडी को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स का बहुत सारा ब्रांचेस है, जिसमें एक ब्रांच है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एक ब्रांच है इसका मैकेनिक्स, एक ब्रांच है उसका थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और ब्रांचेस है लाइट, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ठीक है। आउट ऑफ देम मैकेनिक्स इज वन ऑफ देम। आउट ऑफ देम मैकेनिक्स इज वन ऑफ देम, द ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स, ठीक है। तो क्या होता है कि हम मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में। क्या पढ़ते हैं? मोशन के बारे में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने क्या देखा कि किसी भी क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं, उसका डायमेंशन क्या होता है, उसका वैल्यूज क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़े। लेकिन यहाँ पे मैकेनिक्स में हम लोग देखेंगे कि कोई भी चीज मूव कैसे करता है, उसका मोशन को स्टडी करेंगे अच्छे से। थर्मोडायनेमिक्स में क्या देखते हैं? हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स में उसके हॉटनेस या कोल्डनेस को के बारे में, किसी भी बॉडी के हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में स्टडी करते हैं। उसी तरह से लाइट में लाइट के प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। वेव के प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। मैग्नेटिक्स में मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो इसी आधार पर अलग अलग ब्रांच फिजिक्स का बनाया गया। तो उसमें से सबसे पहले हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट देख चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। आ रही है बात समझ में? यस सर। चल, तो मैकेनिक्स को अब 3 भाग में बांटा जा रहा है। नंबर 1 क्या है? स्टैटिक्स। नंबर 2 क्या है? काइनेमेटिक्स। और नंबर 3 क्या है? डायनेमिक्स। समझो इस चीज को। मैकेनिक्स को फिर कितना भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। नंबर 1 इज स्टैटिक्स, नंबर 2 इज काइनेमेटिक्स, नंबर 3 इज डायनेमिक्स। आ रही है बात समझ में? चलो, अब क्या है कि स्टैटिक्स क्या होता है, या काइनेमेटिक्स क्या होता है, या डायनेमिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? स्टेशनरी। ये जो स्टैटिक्स बना है, ये किस शब्द से बना है? स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्थिर है। स्टेशनरी का यही मतलब होता है ना, जो मूव नहीं कर रहा है, जो नहीं चल रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है स्टैटिक्स। जैसे कि एक ग्लास ले लो। इस ग्लास में पानी भर दो, ठीक है। जब इस ग्लास में तुम पानी भरी, तो क्या ये पानी मूव कर रहा है अब ग्लास में? क्या इस ग्लास में जो तुमने पानी रखा वो मूव कर रहा है? नो सर। मूव नहीं कर रहा है, तो इसमें कहीं मोशन तो नहीं है ना। तुम जिस चेयर पे बैठी हो, जिस चेयर पर तुम बैठी हो, क्या वो चेयर घूम रहा है? नो सर। नहीं। अब तुम लेकिन यहाँ पे बैठ के क्लास कर रही हो, ठीक है। यहाँ पे बैठ के क्लास कर रही हो, ओके। तो ये बताओ, यहाँ ग्लास में पानी रखा हुआ है, यहाँ चेयर पे तुम बैठी हुई हो, तो क्या चेयर पे बैठी हो, कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन चेयर पे क्या तुम एक फोर्स लगा रही हो नीचे की तरफ? चेयर को नीचे की तरफ धक्का दे रही हो? क्या ये जो वाटर है, ये ग्लास को धक्का दे रहा है इधर से इधर, चारों तरफ फोर्स लगा रहा है चारों तरफ? यस सर। लेकिन यदि तुम्हारा चेयर का ये जो बेस है वो कमजोर हो, या चेयर कमजोर हो, तो तुम बैठोगे तो क्या होगा? टूट सकता है। तो टूटेगा तो क्या होगा? तुम मूव करोगी, नीचे गिरोगी।
यानी कि कहीं ना कहीं तुम क्या Yes. कर रही हो, चेयर पे एक फोर्स लगा रही हो जो कि नीचे की तरफ है, लेकिन ना चेयर मूव कर रहा है ना तुम मूव कर रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ये ग्लास में पानी रखी तो ग्लास का पानी जो है वो इसके जो सरफेस है, जो ग्लास का बॉडी है, उस पर वो फोर्स लगा रहा है। अलग बात है कि ग्लास मूव कर रहा है ना वाटर मूव कर रहा है। तो ये जो स्टडी है, इस तरह के स्टडी किस में आता है, स्टैटिक्स में, जहां पे कोई भी चीज मूव नहीं कर रहा है, जो स्टेशनरी है, ग्लास भी और पानी भी, तुम भी, तुम्हारा चेयर भी। यदि किसी टेबल पे बुक है तो बुक भी स्टेशनरी है। क्या बुक देखती हो, चलता है क्या? बुक धक्का देता है ना नीचे टेबल के सरफेस पे, तो दोनों स्थिर है। टेबल पे यदि बुक रखी हो तो बुक और टेबल दोनों स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस ऑल study comes under statics. Okay, now the second is kinematics. इसमें चीजें स्टार्ट करती हैं चलना। इसमें चीजें क्या होता है, स्टार्ट करती हैं चलना। जैसे a bus is moving. Have you seen the bus? The bus is moving, the auto is moving, the aeroplane is moving. Okay, जो भी चीज तुमको चलते हुए दिखाई दे दुनिया में, जो भी चीज इस यूनिवर्स में चलते हुए दिखाई दे, वो सारा किस कैटेगरी में आएगा, काइनेमेटिक्स के कैटेगरी में और डायनेमिक्स के कैटेगरी में। जो भी तुमको चलता हुआ नजर आए, जो भी तुमको मूव करता हुआ नजर आए, वो सारी चीजें किसमें आएगा, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में। तो दोनों में अंतर क्या है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में अंतर क्या है? स्टैटिक्स तो मान लिए कि स्टैटिक्स में ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि नहीं चलता है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है, उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है या कुछ अलग प्रॉपर्टी होता है, लेकिन एक प्रॉपर्टी जो है चलने वाला या मूव करने वाला, वो प्रॉपर्टी नहीं होता है स्टैटिक्स में। देयर इज नथिंग मूव्स, बट इन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। बात आ रही है समझ में? ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, राइट। जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारा एग्जाम्पल हमने लिया, तो बता सकते हो क्या कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स? अच्छा, कोई भी चीज मूव कब करता है, कब करता है? जब तुम्हारा यहाँ पे एक टेबल पे बुक रखा हुआ है, दिस इज योर बुक, ये बुक कब मूव करेगा टेबल पे? सर फोर्स एक्सर्ट जब होगा उस पे। जब तुम इस बुक को पीछे से धक्का दोगे, इधर से धक्का दो बुक को, तो क्या ये आगे बढ़ेगा? जब इधर से तुम फोर्स को इस बुक को धक्का दोगी तो ये आगे बढ़ेगा ना, इधर बढ़ेगा, आगे मूव करेगा, ठीक है। तो इस बुक के आगे बढ़ने का कारण कौन बना? धक्का। बोलो, इस बुक का आगे बढ़ने का या बुक के मोशन का रीजन कौन बना? फोर्स। किसी को इसमें कोई डाउट है कि ये बुक जो आगे बढ़ा, ये किसके वजह से बढ़ा? किसके वजह से? फोर्स के वजह से। फोर्स के वजह से ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मोशन मतलब क्या होता है? मूवमेंट। मोशन मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो ये जो बुक है उसका जो मोशन है, उसका मोशन किसके वजह से आया? फोर्स के वजह से आया। तो काइनेमेटिक्स में हम रीजन के बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब हम किसके बारे में बात नहीं करेंगे? फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। यानी कि काइनेमेटिक्स में क्यों कोई चीज मूव करता है इससे हमको मतलब नहीं है। काइनेमेटिक्स में कोई भी चीज के मूव करने के पीछे का कारण क्या है, ये हमको जानने का जरूरत नहीं है। बात आया समझ में? अभी काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन
उस मोशन के पीछे क्या कारण है, दैट इज द फोर्स, we don't study about the force, we don't study about the reason behind the motion of an object. Is it clear? Yes, sir. In dynamics हम क्या करते हैं, we study both about the motion of an object and the reason. हम क्या करते हैं, फोर्स के बारे में भी पढ़ते हैं और इसके मोशन के बारे में भी पढ़ते हैं. ठीक है, तो पूरे मैकेनिक्स को 3 भाग में बांटा गया है. स्टैटिक्स, जिसमें कि कोई मोशन नहीं होता है लेकिन फोर्स होता है. इसमें काइनेमेटिक्स में हमको सिर्फ मोशन के बारे में जानना है, फोर्स के बारे में नहीं जानना है. डायनेमिक्स में हमको दोनों ही चीजों के बारे में जानना है, फोर्स के बारे में और मोशन के बारे में. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? चलो. Yes, sir. Here the definitions are written here. Mechanics, the definition of mechanics is the branch of a physics. फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम बात करते हैं किसी भी मटेरियल के मोशन के बारे में, उसको मैकेनिक्स कहते हैं. क्या इसका डेफिनेशन आसान है? फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम मटेरियल के मोशन के विषय में पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं. तो जिसको हिंदी में लिखना है वो लिख सकते हो कि मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम इसके मटेरियल के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं. ओके. स्टैटिक्स क्या है? मैकेनिक्स का ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मटेरियल के रेस्ट के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं. अच्छा, ये एक नया टर्म आया, रेस्ट. क्या रेस्ट सुने हो तुम लोग? व्हाट इज रेस्ट? सर स्टेशनरी को यू रेस्ट बोलेंगे. रेस्ट करते हैं. चलो आगे हम पढ़ेंगे रेस्ट क्या होता है. नेक्स्ट, काइनेमैटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of material object without taking into account the factors which cause motion is called kinematics. मतलब कि मैकेनिक्स का वह ब्रांच जो हमको क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं, यानी कि उसका मोशन के स्टडी के बारे में हम पढ़ते हैं, मोशन के स्टडी के बारे में, विदाउट टेकिंग द फैक्टर विच काउजेज द मोशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के पीछे का कारण क्या होता है. तुमने अभी तुरंत बोला क्या होता है, कोई भी चीज मूव करता है उसके पीछे का कारण क्या होता है, फोर्स. तो हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, कौन सा कारण है जिसके वजह से ये मूव कर रहा है, क्या कारण है कि ये बस मूव कर रहा है इधर. इससे हमको कोई मतलब नहीं है. हमको मतलब है कि भैया बस मूव करना चाहिए और कुछ नहीं. ठीक है, बस मूव करना चाहिए और कुछ नहीं. बोलो, समझ में आया? चलो. और डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ उसके फैक्टर के बारे में भी पढ़ते हैं कि आखिर ये क्यों मूव कर रहा है, यानी कि क्या कारण है मूव करने का, दैट इज मोशन. सो यू कैन रीड दिस स्टेटमेंट. द डेफिनेशन ऑफ डायनेमिक्स इज द branch of mechanics which deals with the study of motion of object taking into account the factor which cause motion. We are taking into account the factor. We are taking into account the factor. कौन सा factor? What is factor here? The factor is nothing but the force. The force which causes the motion is called dynamics. Is it clear? Yes. चलो नेक्स्ट. चलो, ये क्या है मैकेनिक. इस सब्जेक्ट के बारे में तो तुम लोग पहले नहीं, इस टॉपिक के बारे में तो पहले तुम लोग नहीं सुनी होगी. सुनी हो, जरूर सुनी होगी थोड़ा बहुत, लेकिन उतने डिटेल में नहीं जानती हो. अच्छा, एक बात बताओ, मान लिए तुमको चाय बनाना है. चाय बनाना आसान है कि मुश्किल? आसान. तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन यही मान लिए कि इंडिया में लोग चाय पीता है, तो हमारे लिए बहुत आसान है चाय बनाना. कैसे बनता है? ठीक है, ये बताने का जरूरत नहीं है
क्योंकि हम सबको पता है कि चाय कैसे बनता है। लेकिन जब तुम चली जाओगी ऐसा कंट्री जहाँ चाय होता ही नहीं है, जहाँ के लोग चाय नहीं पीते हैं, ठीक है, मान लो उगांडा, तुम चली गई उगांडा, वहां जाने के बाद बोली कि मुझे चाय पीना है। क्या पीना है? चाय पीना है। तो वहां का लोग चाय बनाना आता ही नहीं उन लोगों को, तो वो लोग क्या कैसे चाय बना के देगा तुमको? देगा क्या? वो लोग नाम ही नहीं सुना है व्हाट इज चाय। तो तुमको यदि उनको सिखाना है, उगांडा के आदमी को सिखाना है कि चाय कैसे बनता है, तो कैसे सिखाओगी ये बताओ? बना के। बना के सिखाओगे। सबसे पहले चाय बनाने के लिए उसको बताओगी कि भाई चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वो उसका इंतजाम करो, है ना। तुम तो उसके कंट्री में गई हो, तो चाय बनाने के लिए सबसे जो जरूरी चीजें हैं वो क्या है? दूध, चाय पत्ती, दूध, चाय पत्ती, और चीनी। चीनी, कुछ लोग को वाटर चाहिए तो वाटर, हीट चाहिए तो हीट, है ना। हीट मतलब जो गैस, जो फ्यूल है या जो ईंधन है वो हीट। इतना चीज चाहिए, इतना चीज से चाय पत्ती चाय बन जाएगा। यदि थोड़ा सा और टेस्टी करना है तो इसमें और ज़्यादा चाय को अच्छा करना है तो इसमें थोड़ा सा अदरक डाल दो, अदरक भी मंगवा लो, है ना, इलायची भी मंगवा लो, जो मंगवाना मंगा लो। तो क्या ये बेसिक चीज़ है चाय के लिए, 4-5 चीज़ जो कि सबसे पहले इसके बारे में इस उगांडा के लोगों को बताना पड़ेगा कि इतना चीज़ तो चाहिए भाई चाय बनाने के लिए, तो चाहिए ना। दूसरा मेथड कि इनको एक साथ कैसे जोड़ा जाए, एक पतीला में डाल के कैसे डाला जाए एक साथ कि हमारा एक अच्छा चाय बन सके। तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि इस जो इसका जो ये है, इसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है वो अच्छे से वो समझ सके कि इसमें क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है। तब जाके उगांडा का जो आदमी है वो अच्छा चाय बना पाएगा। या नहीं तो उगांडा का कोई डिश है जो तुमको बनाना है, तो तुमको क्या चाहिए? उस डिश में यूज होने वाला सारा मटेरियल, है ना। तो मैकेनिक्स भी जितने तुम्हारे लिए वैसा ही है जैसा उगांडा के लोग के लिए क्या चाय है कि नहीं। मैकेनिक्स तुम्हारे लिए क्या है? वही है जो उगांडा के लोगों के लिए क्या है, चाय है। और तुमको वो चाय बनाना है, तो क्या मुश्किल होगा चाय बनाना उगांडा के लोग के लिए? यस सर। लेकिन एक बार सीख गया तो, एक बार उगांडा का लोग चाय बनाना सीख गया तो क्या फिर भी मुश्किल होगा? नो सर। नहीं ना। चलो बात को समझो, हम ये एग्जाम्पल क्यों लिए, हम चाय का ही एग्जाम्पल क्यों लिए, देखो। तो मैकेनिक्स भी एक तरह का चाय है, जिसमें अलग अलग मटेरियल यूज होता है चाय को बनाने के लिए उसका। तो पूरे मैकेनिक्स में अलग अलग टर्म्स यूज होता है, पूरे मैकेनिक्स में अलग अलग टर्म्स यूज होता है, ठीक है। मैकेनिक्स में बहुत सारा टर्म्स यूज होता है, जैसे रेस्ट, मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। ये सारा समझो कि ये चाय है और ये सब उसका रेसिपी का हिस्सा है, ठीक है। तो क्या बिना इसके बारे में जाने, बिना रेस्ट, बिना मोशन, बिना स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बारे में जाने क्या तुम मैकेनिक्स समझ सकती हो? ये बताओ, मैकेनिक्स समझ सकती हो बिना इसके बारे में जाने? नो सर। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे कि ये सब क्या है, डिस्टेंस क्या है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है। बस इन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे, जब सब कुछ सीख जाएंगे तब उसके बाद क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे चाय बनाना। क्या सीखेंगे हम लोग? चाय बनाना। चलो, तो सबसे पहला टर्म आया रेस्ट।
सबसे पहला टर्म आया रेस्ट। कोई भी चीज रेस्ट में है कि मोशन में है, ये हम कैसे पता करेंगे? तुम कहाँ बैठी हो? कुर्सी पे बैठी होगी या बेड पे बैठी होगी। तुम्हारे सामने एक कॉपी होगा, तुम्हारे सामने टेबल होगा, तुम्हारे सामने टीवी होगा, तुम्हारे सामने पंखा होगा, तुम्हारे सामने बहुत सारा चीज, लाखों चीज पड़ा हुआ है सामने, है ना। उसमें से क्या क्या चल रहा है और क्या क्या रुका हुआ है, ये बताओ। एक फैन मूव कर रहा होगा, है ना, फैन मूव कर रहा है। चलो फैन को छोड़ दो, जो स्थिर है उसके बारे में बात करो। जैसे तुम्हारे सामने पड़ा हुआ कॉपी, क्या वो स्थिर है कि मूव कर रहा है? स्थिर है। स्थिर है। तुम बैठी हुई हो टेबल पे या कुर्सी पे या बेड पे, तो बेड चल रहा है क्या? नो सर। नहीं चल रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से कुछ चीज जो है वो रुका हुआ है और कुछ चीज जो है वो मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस यूनिवर्स में सच पूछो तो इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा चीज नहीं है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो स्थिर है। हर चीज घूम रहा है, हर चीज चल रहा है। एवरीथिंग इज मूविंग। क्या तुम जहां बैठी हो वो अर्थ पे है? यस सर। जहां तुम बैठी हो वो तो ऑब्वियसली अर्थ पे ही है ना, वो टेबल कुर्सी जो भी है, जहां भी तुम बैठी हो। क्या अर्थ मूव कर रहा है? नो सर। यस सर। नहीं मूव कर रहा है। अर्थ तो मूव कर रहा है ना। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है, ये सूरज के चारों तरफ चक्कर भी काट रहा है। तो तुम कैसे कह रही हो कि तुम अस्थिर हो, या तुम कैसे कह रही हो कि तुम, जो तुम्हारा कॉपी है वो स्थिर है? बताओ, है? नहीं है। तब तो हम कभी फिजिक्स को समझ ही नहीं पाएंगे। यदि ऐसा है तब तो हम फिजिक्स को कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है, क्या स्थिर है। पता चला कि अभी पृथ्वी का पोजीशन कहीं है, थोड़ी देर के बाद पृथ्वी का पोजीशन कहीं और हो गया, तो कैसे कहेंगे कि हम स्थिर हैं? हम खुद चल रहे हैं। इसलिए फिजिक्स को पढ़ने के लिए रेस्ट को जानना तो जरूरी है। कोई भी चीज चल रहा है या रुका हुआ है, इसको जानना तो जरूरी है ना। तो क्या किया गया, फिजिक्स के हिसाब से रेस्ट का एक डेफिनेशन लिखा गया। तो डेफिनेशन देख लो क्या है। डेफिनेशन है एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, इज said to be at rest। कब रेस्ट में कहा जाएगा? if it does not change its position with time, does not change its position with time with respect to its surrounding, with respect to its surrounding। तो क्या होगा, हमको क्या करना पड़ेगा? रेस्ट को पढ़ने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए हमको पूरा ब्रह्मांड नहीं देखना है। हमको क्या करना है? पूरा ब्रह्मांड नहीं देखना है। हमको एक स्मॉल कॉन्टेक्स्ट देखना है। जैसे जहां हम बैठे हुए हैं, कहाँ बैठी हुई हो तुम? सपोज इस बेड पे या इस चेयर पे बैठी हो, ठीक है, इस चेयर पे तुम बैठी हो। तो तुम्हारा सराउंडिंग में क्या है? तुम्हारे आसपास में क्या है? तुम्हारे आसपास में दीवार है ना, खिड़की है, पंखा है, बॉक्स है, सब कुछ है, टीवी है ना, एवरीथिंग इज देयर। तो अपना इसी को अपना पूरा दुनिया बना लो, ठीक है, इस छोटे से रूम को ही दुनिया बना लो। अब देखो, अपना नजर घुमाओ और कोई भी एक चीज देखो और बताओ कि क्या तुमको दिख रहा है जो स्थिर है तुम्हारे हिसाब से। कोई भी एक चीज बताओ। दीवार, चलो वेरी गुड। और कोई बताओ, किसको अपने घर में नजर घुमाओ और बताओ कि हम ये देख रहे हैं सर, ये नहीं चल रहा। टीवी नहीं चल रहा। चलो और कोई। तब हम बताएंगे कि इस डेफिनेशन के हिसाब से वो कैसे रेस्ट में है या कैसे मोशन में।
चलो सर और बेड या टेबल, हम्म बेड या टेबल। हम्म चलो देखो, किसी के हिसाब से ये टेबल है, किसी के हिसाब से ये टीवी है, सपोज दिस इज टीवी, और तुम यहां बैठ के देख रही हो, ये है चेयर। यहां से तुम टीवी को देख रही हो, ठीक है। टीवी कितना दूर है, मान लो कि 1 मीटर की दूरी पर तुम्हारा टीवी है, ठीक है। यहां से ये इसका पोजीशन है, टीवी का पोजीशन, पोजीशन तो समझती हो तुम लोग, पोजीशन क्या होता है, किसी भी चीज का पोजीशन समझती हो। पोजीशन अभी तो तुम्हारे हिसाब से तुमको समझ में आ रहा है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से पोजीशन क्या होता है वो भी हम बताएंगे। लेकिन मोटा मोटी तो तुमको पोजीशन का आइडिया है कि पोजीशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जगह को पोजीशन करता है। जैसे टीवी जिस जगह पे रखा रहता है उसी जगह को पोजीशन कहेंगे। तो कहेंगे कि देखो टीवी को यहाँ रख रखिए, अब आधे घंटे के बाद फिर आके कुर्सी पर बैठो, क्या टीवी का डिस्टेंस 1 मीटर ही है? चाहे इस कुर्सी से ले लो, या इस दीवार से ले लो, या यहां से ले लो, या यहां से ले लो, क्या ये दूरी चेंज करेगा? नो सर, नहीं चेंज करेगा। नो इस दीवार से सर। जितना जितना दूर, यहाँ से इस दीवार से जितना दूर टीवी था उतना ही दूर है, पीछे वाले दीवार से जितना दूर टीवी था उतना ही दूर है, दरवाजे से जितना दूर था उतना ही दूर है, हम कुर्सी से जितना दूर था उतना ही दूर है। क्या टीवी अपना जगह चेंज किया? नो सर। नहीं किया, टीवी अपना जगह चेंज नहीं किया। तो हम कहेंगे कि टीवी क्या है, रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि ये अपना जगह चेंज नहीं कर रहा है। तो कोई भी चीज रेस्ट में कब होता है, जब वो अपना जगह चेंज नहीं करता है। नहीं। तो पढ़ो एक बार डेफिनेशन, इसके डेफिनेशन को। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी at rest if it does not change its position, if it does not change its position। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है डेफिनेशन ऑफ रेस्ट, तो ये नहीं कहेंगे कि कोई भी चीज स्थिर है तो उसको रेस्ट में कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, इफ समथिंग इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन दैट थिंग विल बी इन रेस्ट और एट रेस्ट। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. चलो मान लो कि तुम्हारा टेबल हो, तुम यहाँ पे तुम्हारा बेड है, ये बेड है तुम्हारा, और ठीक है, और इस बेड के पास एक एक सपोज 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 समथिंग कुछ भी रखा हुआ है। सपोज यहाँ पे एक छोटा सा टेबल रखा हुआ, छोटा सा टेबल रखा हुआ। जब तुम रात में सोने गई तो देखी कि ये टेबल इतना दूर पे है, कितना मीटर पे है, 1 मीटर पे है। और जब सुबह उठ के देखी तो ये टेबल यहाँ आ गया, कितना मीटर पर आ गया, 2 मीटर पे, ठीक है। तो क्या ये ऑटोमेटिक खुद से यहाँ चला गया क्या? सर चल के गया होगा, स्वाभाविक है कि चल के गया होगा, स्वाभाविक है कि चल के गया होगा। लेकिन कौन चलाया इसको, इससे हमको मतलब नहीं है फिलहाल, लेकिन ये पता है कि ये चल के गया होगा। चला होगा मतलब इसमें मोशन हुआ होगा, क्या हुआ होगा, मोशन हुआ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसको मोशन हुआ होगा। तो हम क्या कहेंगे, ये टेबल स्थिर है या मूव कर रहा है? मूव कर रहा है। मूव कर रहा है। तो क्या ये रेस्ट में होगा? नहीं होगा, रेस्ट में नहीं होगा। क्यों रेस्ट में नहीं होगा? क्योंकि ये अपना पोजीशन चेंज कर दिया। यदि ये चेंज नहीं करता अपना पोजीशन तो हम कहते कि ये रेस्ट में है। समझ में आ रहा है बात? यस सर। चलो, तो रेस्ट का डेफिनेशन क्लियर? यस सर। चलो अब बात करते हैं मोशन। तो मोशन क्या होता है, उसका उल्टा, यदि कोई चीज अपना जगह चेंज करे, अपना पोजीशन चेंज करे तो उसको मोशन कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion if it changes its position, if its position sorry if it changes sorry if it changes its position with
if it changes its position with time with respect to its surrounding। देखो हम बार बार सराउंडिंग क्यों कर लिख रहे हैं, देखो यहाँ भी सराउंडिंग लिखा गया, यहाँ भी सराउंडिंग लिखा गया, क्योंकि हम अब ये नहीं है कि तुमको बोलेंगे कि बताओ तो ये टेबल मूव कर रहा है कि नहीं, ये टीवी मूव कर रहा है कि नहीं, तो बोलिए सर रुकिए सर हम बताते हैं। तुम ये अर्थ है और ये अर्थ के इस पॉइंट पे तुम्हारा टेबल है, ठीक है, तुम क्या करोगे, यहाँ मार्स पे चले जाओ। कहाँ चले जाओ, मार्स पे। अब देखो अपने टेबल को, तो मार्स तो खुद मूव कर रहा है, मार्स खुद मूव कर रहा है, लेकिन तुमको मूव करते हुए नजर नहीं आएगा, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन अर्थ तो मूव करते हुए नजर आएगा ना। अर्थ यहाँ चला गया, यहाँ अर्थ चला गया थोड़ी देर के बाद, तो तुम्हारा टेबल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो क्या टेबल कहाँ, यहाँ से यहाँ आया? यस सर। तो मोशन हुआ? यस सर। तो तुम कहाँ जाके देख रही हो उसको? मार्स पे जाके देख रही हो। तो मार्स पे जाके नहीं देखना है तुमको, क्या करना है, अपने एक स्मॉल कॉन्टेक्स्ट, अपने रूम को ही अपना एक सराउंडिंग बना लो, और उस रूम से देखोगी, रूम में देखोगे तो सारा चीज स्थिर है। रूम से बाहर देखो तो पेड़ रुका हुआ है, रोड रुका हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन तुम जब मार्स पे जाके देखोगे तो तुमको सब कुछ चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। चलो, तो दिस इज कॉल्ड रेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मोशन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मोशन? टेबल और मूविंग बस। मूविंग बस, मूविंग बस, ठीक है। मोशन का एग्जांपल मूविंग बस, फ्लाइंग एरोप्लेन, और ट्रेन रनिंग ऑन रेल, ठीक है। व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ रेस्ट? a book on table, a chair on floor, ठीक है। these are the examples of rest and these are the examples of motion, very simple। हमको अब इतना ज़्यादा पीएचडी जैसा काम नहीं करना है कि हम जाके मार्स पर से देखें कि मेरा बुक जो टेबल पर बुक है वो चल रहा है कि नहीं, ठीक है। कहीं नहीं जाने का जरूरत है, तुम घर में देखो क्या तुम्हारे टेबल पे जो वाटर बॉटल है क्या वो चल रहा है, नहीं चल रहा है तो वो रेस्ट में है, और यदि वो चल रहा है तो मोशन में है, ठीक है। चलो, क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन। ध्यान देते जाओ, ये सब अभी तुम पढ़ रही हो, जो उसका मैकेनिक्स को अच्छे से जानने के लिए जो उसका पार्ट्स है, उसमें जो जो टर्म्स यूज होता है उन टर्म्स को अच्छे से समझो कि क्या क्या टर्म्स यूज होता है। टाइप्स ऑफ मोशन मतलब ये कि कोई भी चीज चलता है तो उसका तरीका क्या होता है चलने का, या वो कितने तरह का चलना होता है। नंबर 1 है रेक्टिलिनियर मोशन। नंबर 1 क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि यदि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब देखो यहाँ पे दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है। एक होता है ये बॉक्स, मान लो कि ये बस है, और दूसरा है चींटी, ठीक है, दिस इज चींटी, आंट, ओके। तो बस क्या है? बस तो बहुत बड़ा है ना, बस कंपेयर टू चींटी इज वेरी लार्ज, ठीक है। यस तो ये जो चींटी है, यदि ये कुछ दूर चलती है यहाँ से यहाँ तक, तो चींटी का यदि तुम इसका जो लेंथ है, इसका हाइट है, इसका वेट है, इसको हम निगलेक्ट कर सकते, इतनी छोटी है। बस के रिस्पेक्ट में, बस में कितना चींटी अट सकता है, कहना मुश्किल है। तो बस के रिस्पेक्ट में चींटी क्या है? बहुत छोटा है। तो इसके हाइट को, इसके लेंथ को, इसके विड्थ को, सब कुछ को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे?
पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो जस्ट एक पॉइंट है जिसका ना ही है हाइट है, ना लेंथ है, ना विड्थ है, बस एक पॉइंट है। लेकिन बस में क्या है, सब कुछ है। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन होता है जब कोई पार्टिकल या कोई पॉइंट मास बॉडी स्ट्रेट लाइन की तरफ आगे बढ़ता है, स्ट्रेट लाइन पे चलता है, तो उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो लेट मी राइट रेक्टिलिनियर मोशन, दैट मोशन in which a particle in which a particle or point mass body moving along a straight line, along a स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब समझते हो? जो लोग स्ट्रेट लाइन का मतलब नहीं जानता है, उसका मतलब होता है सीधी रेखा। सीधी रेखा, स्ट्रेट मतलब सीधी। तो देखो, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, दोनों मूव कर रहा है। ठीक है, कौन सा स्ट्रेट लाइन है? पाथ ऊपर 1 वाला। या पाथ 2? क्या सर पाथ 2 स्ट्रेट लाइन है? नो सर। नॉट अ स्ट्रेट लाइन, बट दिस इज अ, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है कि जब कोई यस सर। पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, कि स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव करता हो, यानी कि वो बिल्कुल सीधी रेखा में मूव करता हो, ऐसा नहीं कि ये जाके ऐसे घूम जाए, ऐसे घूम जाए। ठीक है, तो इस तरह का यदि मोशन करता है तो हम क्या कहेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता हो, तभी हम क्या कहेंगे कि जो मोशन है वो कैसा मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है। क्या बहुत भारी चीज है रेक्टिलिनियर मोशन को याद रखना? तो नो सर। इस पे जो मोशन होगा उसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। क्या इस पे मूव करने वाले ऑब्जेक्ट को कहेंगे रेक्टिलिनियर? नो सर। इसको रेक्टिलिनियर नहीं कहेंगे, लेकिन ये रेक्टिलिनियर है। क्या ये रेक्टिलिनियर है? आया समझ में? यस। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। चलो, दैट मोशन, translatory motion is that motion in which a body, in which a body which is not a point mass, body which is not a point mass body is moving such that, is moving such that all its constituent particles, such that all its constituent particle
मूव simultaneously along parallel straight lines, along parallel straight lines is called ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, बात आ रहा है समझ में? ड्यूरिंग दिस मोशन all its constituent particles shift through equal distances, shift through equal distance in a given interval of time। आया समझ में? नहीं समझ में आया होगा। सबसे पहला चीज कि रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन दोनों एक तरह का मोशन है। ठीक है, एक ही जैसा मोशन है, सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिया गया वो कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिया गया ये क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी। पॉइंट मास बॉडी नहीं मतलब कि जो बॉडी है, मान लो कि एक लकड़ी का बॉक्स है, ये क्या है? एक लकड़ी का बॉक्स है, इसको रख दो टेबल पे। कहाँ रख दी? टेबल पे। ठीक है, क्या इस बॉक्स का कुछ हाइट है? क्या इस बॉक्स का कुछ विड्थ है? क्या लेंथ है? सब कुछ है इस बॉक्स में। तो क्या ये बॉक्स छोटा छोटा पार्टिकल से, बहुत सारा पार्टिकल से बना हुआ है? ये जो बॉक्स है छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है। छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा बॉक्स लकड़ी का। अब इस बॉक्स को इस पे मूव कराओ। किस पे? इस स्ट्रेट लाइन पे। दिस इज ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे मूव कराओ। ठीक है, इसी को कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये जो पूरा लकड़ी का जो ये है, लॉग है, या ये जो बॉक्स है लकड़ी का एक छोटा सा, क्या एक छोटा छोटा मतलब बुरादा जैसा होता है, पतला पतला एकदम, उससे बना हुआ है क्या? कह सकते हैं ना कि लकड़ी ये अचानक पूरा तो नहीं बन गया ना, इसको बनने के लिए छोटा छोटा लकड़ी का पार्टिकल्स लगा होगा। दैट पार्टिकल इज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये मूव कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन पे, तो जब इस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो हर एक पार्टिकल मूव कर रहा है इधर। ठीक है, हर एक पार्टिकल्स मूव कर रहा है इधर। ठीक है, तो जब इस तरह का मोशन हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो और इसका हर एक पार्टिकल भी इसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि इसका कैसा मोशन हो रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। आया समझ में? यदि नहीं समझ में आया तो भी कोई घबराने वाला बात नहीं है। चलो, ट्रांसलेटरी मोशन में यदि कुछ नहीं समझ में आया, सिर्फ ये समझ लो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या समझ लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस मोशन में स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। किसमें? रेक्टिलिनियर में और ट्रांसलेटरी में। इन दोनों ही केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस पे मूव करता है? स्ट्रेट लाइन। किस पे? स्ट्रेट लाइन। याद रखने वाला चीज ये है। नंबर 2, ये हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन। नंबर 2 है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। चलो, सबसे पहले लिखो सर्कुलर मोशन। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि मोशन कितने तरह का होता है।
सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में आई एम राइटिंग द डेफिनेशन फॉर सर्कुलर मोशन. Circular motion is that motion in which a particle, देखो हम पार्टिकल लिखे ना तो तुम समझ जाओ कि ना इसका लेंथ है ना विड्थ है ना हाइट है. इट इज इट इज जस्ट अ पॉइंट. It is just a point. That motion in which a particle or a point mass or a point mass body is moving on a circle about a fixed point, about a fixed point which is the center of a circle, which is the center of सर्किल. ठीक है, देख लो. ठीक है, ये सर्किल है. तो सर्कुलर मोशन क्या होता है समझ लो. सर्कुलर मोशन होता है, मान लो कि ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इस पे मूव कर रहा है, इसमें मूव कर रहा है. तो ये सेंटर है. ठीक है, तो इसी मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन. दैट्स ऑल. कि सर्कुलर मोशन क्या है, जिसमें पार्टिकल जो है वो सर्किल पे घूमता है, लेकिन ऐसे करके घूम रहा है सर्किल पे, किसके अराउंड, इस सेंटर के चारों तरफ. मूविंग ऑन अ सर्किल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज अ सेंटर ऑफ द सर्किल. देखो इस सर्किल पे ये घूम रहा है. दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. क्या भारी चीज है समझने में ये? नो सर. ठीक है, चलो. लेकिन ये जो पार्टिकल है, ये कैसा पार्टिकल है? ये पार्टिकल है ऑब्वियसली. पार्टिकल मतलब पॉइंट मास. पॉइंट मास मतलब कि इसका कोई क्या कहते हैं, इसका कोई डायमेंशन नहीं है. ना इसका लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है. एकदम चीटी समझ लो. बस के सामने चीटी. कितना छोटा होता है. हम बोलेंगे कि बस चीटी का कितना लेंथ है, तो तुम बोलोगे इतना मिलीमीटर. उसको नेग्लेक्ट कर दो ना. बोल दो कि सर चीटी इतनी छोटी है कि हम उसका लेंथ, हाइट और वेट नहीं बता सकते. तो हम उसको क्या कंसिडर कर लेंगे, पॉइंट मास कंसिडर कर लेंगे. इवन बस इज ऑल्सो अ पॉइंट मास. बस तुम्हारे नज़र में बहुत बड़ा है, लेकिन यदि 3000 किलोमीटर इस बस को दूरी तय करना है, तो उस हिसाब से ये बस क्या है, पॉइंट मास है. चलो, नेक्स्ट इज रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन क्या होता है, देखो ये थोड़ा समझो. रोटेशन बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है. बहुत आगे पढ़ना है आपको, इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है. इसमें बस हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो जो टर्म्स यूज होता है उसके बारे में जान रहे हैं. रोटेटरी मोशन क्या होता है, अलग अलग टाइप का मोशन पढ़ रही हो. इट इज दैट मोशन, लिखते जाओ. इट इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी. अब देखो यहाँ पे पार्टिकल यूज हो रहा है क्या, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, बॉडी. बॉडी मतलब कि इसका सर्टेन लेंथ होगा, सर्टेन विड्थ होगा और सर्टेन हाइट होगा. इन विच अ बॉडी, नॉट पार्टिकल, लिख देते हैं हम नॉट पार्टिकल. इन विच अ बॉडी is moving
such that all its constituent particles all its constituent particles move simultaneously move simultaneously along a concentric circle along a concentric circle whose center lie on a line called axis of rotation. Called axis of rotation and shift through equal angle and shift through equal angle in a given time. ठीक है, चलो रोटेटरी मोशन समझो. रोटेटरी मोशन है, इसमें हम किसको देखते हैं, पार्टिकल को देखते हैं या बॉडी को? पहला पॉइंट, बॉडी को देखते हैं, पार्टिकल को नहीं देखते हैं. बॉडी मतलब कि ऐसा चीज, ऐसा ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिसका कि कुछ ना कुछ लेंथ हो, कुछ ना कुछ वेट हो, कुछ ना कुछ हाइट हो. इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? जिस पार्टिकल से मिलके ये बना है. ठीक है, मूव सिमिल्टेनियसली अलोंग अ कंसेंट्रिक सर्किल. दिस इज कंसेंट्रिक सर्किल. देखो, अब सबसे पहले तो तुम समझ लो, अभी तो डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो रहा होगा. सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर तुम लोग देखी होगी, कभी देखी हो सीडी प्लेयर? सीडी प्लेयर में ये डिस्क है ना, ये डिस्क है. क्या ये डिस्क मूव करता है, घूमता है ऐसे? नहीं घूमता है. चलो मान लो ये तुम हो. यदि तुम इसके क्रॉस घूमना शुरू कर दो ऐसे, या नहीं तो फैन को देखी हो, फैन क्या हो रहा है, फैन भी घूम रहा है. ठीक है, ये है फैन. फैन का एक ब्लेड, दूसरा ब्लेड, तीसरा ब्लेड. ठीक है, ये फैन टंगा हुआ है यहां से, है ना. क्या ये फैन घूम रहा है? यस सर, घूम रहा है. तो ये जो पार्ट है इसका, ये जो फैन का पार्ट है, ये जो पार्ट है पूरा, ठीक है, ये सीलिंग से लटका हुआ है. तो ये जो तुम्हारा रॉड है जिससे लटका हुआ है, क्या ये रॉड घूमता है? नो सर, नहीं घूमता है. लेकिन तुम कह सकते हो ना कि इस रॉड के क्रॉस ये घूम रहा है, रॉड के चारों तरफ. यस सर, ये भी घूम रहा है, ये ऐसे. यस सर. तो इस तरह के रोटेशन को कहते हैं रोटेटरी मोशन. इस तरह के मोशन को कहते हैं रोटेटरी मोशन. तो क्या अंतर है सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में? सर्कुलर मोशन में एक सर्किल होता है, सर्किल का एक सेंटर होता है, और इसके क्रॉस इस पाथ पे यदि कोई चीज मूव करे तो इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन. ठीक है, लेकिन मान लो कि ये जो पूरा सर्किल है एक तरह का डिस्क है. ठीक है, या नहीं तो देखो, तुम्हारा जो पानी का बॉटल है, पानी का बॉटल का ढक्कन ले लो और ढक्कन के बीच में एक छेद कर दो. ठीक है, छेद करके इसमें से एक धागा निकाल लो ऊपर. ठीक है, धागा निकाल के अब क्या करो, इसको ऐसे घुमा दो.
तो क्या ये ढक्कन घूमने लगेगा धागा के बीच से? यस सर। है ना? तो समझो इस चीज को। तो जब ये घूमने लगेगा, धागा के क्रॉस घूमने लगेगा, तो तुम क्या कहोगे कि ये कैसा मोशन है? रोटेटरी मोशन। अब देखो, अब इस ढक्कन को यहाँ रखो, इस ढक्कन को यहाँ रखो। अब ढक्कन को इस पे मूव कराओ, तो ये कैसा मोशन है? सर्कुलेटरी। सर्कुलर मोशन। क्या दोनों मोशन में अंतर समझ में आ गया? चलो। यस सर। चलो, तीसरा तरह का मोशन। तो कहा जा रहा है इसमें, एक बार डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। सच दैट ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव सिमुल्टेनियसली। ये जो ढक्कन है, ये सेंटर है जहां से तुम धागा निकाले हो। दिस इज द सेंटर जहां से तुम धागा बाहर की तरफ निकाल ली, और ये पूरा ढक्कन घूम रहा है। तो ढक्कन में ये सब जो पार्टिकल, जिस पार्टिकल से मिलकर ढक्कन बना है, ये बहुत सारा पार्टिकल मिलकर ढक्कन बना है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। बहुत सारा पार्टिकल से मिलकर ढक्कन बना है। हर एक पार्टिकल को देखो, क्या ये मूव कर रहा है ऐसे? हर एक पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है इस एक्सिस के चारों तरफ। तो इसीलिए कहा जा रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव सिमुल्टेनियसली अलोंग द कंसेंट्रिक सर्किल हुज सेंटर लाई ऑन अ लाइन। और ये जो धागा है जो निकला है इस तरफ से उस तरफ, इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और शिफ्ट थ्रू इक्वल एंगल इन अ गिवन टाइम, मतलब कि ये कितना एंगल है? थीटा एंगल है, थीटा एंगल है। तो मान लो कि ये जो लाइनिंग है, ये जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ किए, ये कहीं भी स्ट्रेट लाइन तुम ड्रॉ कर दो, कहाँ पे? इस ढक्कन पे, यहां से ड्रॉ कर दो। अब देखो, ये ढक्कन का स्ट्रेट लाइन अभी यहाँ है, जब घूमेगा थोड़ा देर के बाद यहाँ आएगा, थोड़ा देर के बाद यहाँ आएगा। यदि तुम इसको ऐसे घुमाओगी तो क्या ये घूम रहा है ऐसे करके? ये स्ट्रेट लाइन, ढक्कन पे एक लाल रंग का लाइन खींच दो, क्या वो लाइन भी घूमेगा? यस सर। तो लाइन जब घूमेगा तो लाइन पे बहुत सारा पॉइंट भी घूमेगा। यस सर। क्या वो सारा पॉइंट थीटा से ही घूमेगा एक इक्वल टाइम में? मान लो कि ये लाइन को, इस लाइन को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। तो क्या इस टी टाइम में जितना भी पार्टिकल्स है सब सेम एंगल से घूमा? थीटा 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 थीटा। तो यही कह रहा है, यही कहा जा रहा है कि इस एक्सिस के अलोंग जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सेम एंगल से शिफ्ट करता है सेम टाइम में। चलो, नंबर 3, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। देखो, मोशन कितना तरह का हो गया। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? रेक्टिलिनियर मोशन पढ़े, ट्रांसलेटरी मोशन पढ़े, सर्कुलर मोशन पढ़े, रोटेटरी मोशन पढ़े। अब एक नया तरह का मोशन आ गया, ऑसिलेटरी मोशन। क्या है? ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। Oscillatory motion is that motion in which a body moves to and fro, to and fro, or back and forth repeatedly about a fixed point. About a fixed point called mean position. Called mean position in a definite interval of time.
इन अ डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखो क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली। जैसे तुम झूला पे बैठी हो, ये झूला का जो मोशन होता है ये कैसा मोशन होता है, ये ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है, ये है तुम्हारा मीन पोजीशन। ठीक है, झूला आगे गया, फिर क्या जाएगा, झूला पीछे जाएगा। ठीक है, झूला आगे गया, झूला पीछे गया। ये जो मोशन हो रहा है ऐसे करके एक मीन पोजीशन के दोनों तरफ टू एंड फ्रो। ठीक है, इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ओके, if in a oscillatory motion amplitude is very small, if in the oscillatory motion amplitude बहुत छोटा होगा तो उस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। कभी वाइब्रेशन देखी हो, फोन वाइब्रेट करते हुए देखी हो? yes, जो फोन का वाइब्रेशन होता है, दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड दिस मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। दिस मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, जो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेटरी मोशन। और कोई एग्जांपल बताओ। ड्रम देखियो, ड्रम 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 पे क्या करो, ड्रम कैसा ड्रम, मान लो, या कोई ढोल देखी होगी, तो ढोल पे यदि तुम इस पे ये करोगी, इसको यदि बजाओगी तो क्या होगा, इसका जो जो ये लेयर है वो वाइब्रेट करेगा ना ऊपर नीचे। yes sir, तो ये सब जो मोशन होता है ना, वाइब्रेट करता है। या धागा को दोनों तरफ से बांध दो, धागा को दोनों तरफ से एकदम खींच के बांध दो जोर से। अब इस धागा को थोड़ा सा नीचे करके छोड़ दो, तो धागा क्या होगा, ऐसे होगा, मिलेगा, ऐसे करेगा, ऊपर नीचे ऐसे 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 करके एक जगह स्थिर हो जाएगा फिर। yes sir, तो इस तरह का जो मोशन होता है वो वाइब्रेटरी मोशन होता है। ठीक है, तो हर तरह का मोशन हम लोग देख लिए, है ना। एक देखें कि रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, जो पार्टिकल होता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। दूसरा मोशन हमने देखा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, जिसमें जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव करता है, वो स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है। तो उस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। फिर आया जो घूमने वाला मोशन, तो उसमें दो तरह का मोशन था, एक सर्कुलर और दूसरा रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन में कोई भी जब पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे घूमता है ना, उसके सेंटर के क्रॉस, तो हम क्या कहेंगे कि वो मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है। और रोटेटरी मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी अपने एक्सिस के अलोंग घूमने लगता है। ठीक है, तुम खुद भी घूम सकती हो, जब तुम अपने एड़ी पे खड़े हो जाओ और चारों तरफ से ऐसा करके घूम जाओ। तो क्या होगा, तुम कैसा घूम रही हो, वो जो मोशन होगा वो रोटेटरी मोशन होगा। लेकिन जब तुम स्टेडियम में गोल गोल घूमती हो, स्टेडियम में जब दौड़ने जाती हो, तो स्टेडियम में जो दौड़ती हो तो वो कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। लेकिन जब तुम अपने एड़ी पे खड़ा होकर और चारों तरफ घूम जाती हो तो वो जो मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है, रोटेटरी मोशन। ठीक है, दोनों मोशन में अंतर समझ में आ गया। तीसरा ऑसिलेटरी मोशन होता है, जिसमें कोई भी पार्टिकल एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करता है, यानी कि एक बार आगे आता है एक बार पीछे जाता है। जिस तरह से झूला क्या होता है, एक मीन पोजीशन से आगे आता है पीछे जाता है, आगे आता है पीछे जाता है। पेंडुलम में भी उसी तरह का मोशन होता है। तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और वाइब्रेटरी मोशन, जब इसका एम्पलीट्यूड, जब ऑसिलेटरी मोशन का एम्पलीट्यूड बहुत छोटा हो जाए तो उस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो ये जो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन है, इसको हम एक चैप्टर है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त किया जाए। ठीक है, सर रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या अंतर है? किसमें, रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी दोनों तो स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। तो दोनों स्ट्रेट लाइन में तो चलता है ना। तो रेक्टिलिनियर में जो हम जिस
ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं, ना इसका लेंथ होता है, ना इसका विड्थ होता है, ना इसका हाइट होता है। दिस इज जस्ट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये एक पॉइंट है। लेकिन ट्रांसलेटरी में ये एक बॉडी होता है जिसका कि सर्टेन हाइट होता है, सर्टेन विड्थ होता है, सर्टेन लेंथ होता है। ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, लेकिन ट्रांसलेटरी में जो होता है वो एक पॉइंट होता है और इसमें एक बॉडी होता है। ठीक है, चलो Yes. आज का क्लास समाप्त किया जाए, फिर कल हम लोग Yes. स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे इनर्शियल फ्रेम, कल हम लोग शुरू करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्लास एंड किया जाए। Yes, sir.